नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। हमारी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की सीरीज चल रही है उसी सीरीज में आज तीसरा वीडियो मैं लेके आया हूं आपके सामने। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसमें से कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग अगले प्रिंसिपल पे आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा आई थिंक प्रिंसिपल नंबर 10 या कॉन्सेप्ट नंबर 10। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि जब भी वर्ड प्रिंसिपल या आपका कॉन्सेप्ट या आपके एजम्पशंस या हो सकता है कन्वेंशन, ये सारे वर्ड्स जब भी यूज होंगे तो सेम कॉन्टेक्स्ट में इनको हम यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। ये आते हैं अब हम लोग कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन, एक्चुअल में ये कन्वेंशन कहलाता है। अच्छा, कन्वेंशन क्या होता है कि कन्वेंशन भी अकाउंटिंग सेट रूल है, लेकिन ये कुछ हद तक फ्लेक्सिबल है। ये हमें कहीं ना कहीं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि पूरा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमें इसको फॉलो करना ही करना है। जैसे कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स की बात करें तो इनको जो है हमको फॉलो करना ही करना है। ठीक, इनको बगैर फॉलो किए हम अपनी अकाउंटिंग को सही तरीके से करेक्ट मैनर में नहीं कर सकते, सही या प्रॉफिट या लॉस कंसीडर नहीं कर सकते। अगर जैसे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट की बात करें, मैचिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल की बात करें, तो वो सब कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल की कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इनको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एजम्पशंस क्या है कि जो चीजें मान करके बिजनेस की जा रही, जैसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें ये एज्यूम किया जा रहा है कि बिजनेस और ओनर ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं और जो अकाउंटिंग होनी चाहिए वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट इज एजम्पशन। या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ले लें, उसको भी एजम्पशन की कैटेगरी में ही डालना चाहिए, क्योंकि ये मान करके बिजनेस किया जा रहा है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन तक, लंबे समय तक चलेगा, वो गोइंग कंसर्न रहेगा। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, क्योंकि वो हो सकता है कि वो बिजनेस जो है आपका 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल के बाद बंद हो जाए, लेकिन फिर भी ये मान करके, ये एज्यूम करके बिजनेस अकाउंटिंग की जा रही है कि वो लंबे समय तक चलता रहेगा, इसलिए उसको एजम्पशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और आपका कन्वेंशन क्या हो गया? कन्वेंशन मतलब जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, कुछ ऐसे रूल जिसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इन रूल्स को अप्लाई करना है या नहीं करना है, कुछ चेंजेस भी इसमें किए जा सकते हैं। तो ये थोड़े थोड़े से डिफरेंस हैं इन सब चीजों में। तो अगला चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे अपने आते हैं। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, एक्चुअली ये कंजर्वेटिव कन्वेंशन है। इसको कुछ लोग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कन्वेंशन भी बोलते हैं, और प्रूडेंस कन्वेंशन। अब देखिए क्या होता है कि मैंने इसको जो है अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट का एक नाम दे दिया है। क्यों अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया है? इससे पहले मैं आपको इसकी एक थीम लाइन या टैग लाइन इसकी बता देता हूं। ये मैं रख कर दे रहा हूं। हाँ, इसको कहा जाएगा कि रिकॉर्ड, ये कहता है रिकॉर्ड ऑल फ्यूचर लॉसेस बट इग्नोर ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स। ये कह रहा है कि अकाउंटिंग बुक्स में सारे जो फ्यूचर लॉसेस हैं या हो सकते हैं, जिनको एज्यूम किया जा सकता है, जिनको माना जा सकता है कि वो लॉसेस हो सकते हैं, उनके लिए अरेंजमेंट प्रेजेंट में ही कर लिए जाए, प्रेजेंट प्रॉफिट में से ही उनके लिए अरेंजमेंट्स कर लिए जाए। लेकिन फ्यूचर में होने वाले किसी भी एज्यूम प्रॉफिट के लिए, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट के लिए कोई अरेंजमेंट्स ना किए जाए। मैंने इसको अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट का नाम इसलिए दिया है
मान लीजिए कि खूब घने बादल हैं और आपको कहीं से निकल के, आपको घर से निकल के कहीं आपको काम से जाना है, तो आप घर से निकलते समय अम्ब्रेला या छाता लेकर के निकलेंगे इस एजम्पशन के साथ कि हो सकता है बारिश हो जाए, या बारिश से बचने के लिए हमको अम्ब्रेला लेके चलना चाहिए, या इस एजम्पशन के साथ निकलेंगे कि नहीं आगे चलो यार धूप निकल आएगी, बादल खुल जाएंगे, बारिश नहीं होगा। बट नेचुरल है कि सभी लोग यही सोचेंगे कि क्यों ना बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला साथ में लेकर के चलें। ये कोई नहीं सोचेगा कि नहीं धूप निकल आएगी और हम ऐसे ही चलते हैं, बारिश से बचने का कोई अरेंजमेंट नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया वहां पर, इसी कॉन्सेप्ट का, इसी कन्वेंशन का को फॉलो किया कि फ्यूचर में होने वाले एंटीसिपेटेड नुकसान से बचने के लिए हमने प्रेजेंट में ही उस अम्ब्रेला का अरेंजमेंट कर लिया। वो बारिश होना अभी एंटीसिपेटेड ही है, हो सकता है बारिश हो सकता है बारिश ना हो, लेकिन हमने धूप निकलने की, बारिश खुल जाने की, बादल मौसम साफ हो जाने की एजम्पशन या एंटीसिपेशन नहीं की। हमने एंटीसिपेटेड बारिश के बारे में सोच करके अम्ब्रेला की व्यवस्था पहले ही कर ली। तो ये कन्वेंशन या ये कॉन्सेप्ट भी हमको यही बताता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए प्रेजेंट में होने वाले प्रॉफिट से कुछ अमाउंट अलग निकाल करके आप अरेंजमेंट्स कर लीजिए। ये जो कुछ अमाउंट्स अलग निकाले जाते हैं प्रेजेंट प्रॉफिट में से, फ्यूचर लॉसेस से बचने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, वो कहलाते हैं रिजर्व्स या प्रोविजन या फंड्स। रिजर्व, प्रोविजन या फंड्स, इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। रिजर्व क्या होते हैं, प्रोविजन क्या होते हैं, फंड्स क्या होते हैं, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी आपको ये समझ के चलना है कि प्रेजेंट प्रॉफिट में से, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहता है कि प्रेजेंट प्रॉफिट में से आप अपने फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से बचने के लिए कुछ अमाउंट अलग निकाल लीजिए, कुछ रिजर्व बना लीजिए, कुछ प्रोविजन बना लीजिए या कुछ फंड बना लीजिए, जिससे उस लॉसेस से बचा जा सके और ऑन दैट टाइम हमारे ऊपर उतना फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। ये कॉन्सेप्ट इतना ही बोलता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि फ्यूचर में होने वाले किसी प्रॉफिट से, निकलने वाली धूप से बचने के लिए, निकलने वाली धूप के लिए हम कोई अरेंजमेंट नहीं करते हैं कि नहीं चलो ऐसे ही चलते हैं, या चलो आगे हमें कोई प्रॉफिट हो जाएगा तो अभी खूब खर्चा कर लेते हैं, उस प्रॉफिट से उसको पूरा कर लेंगे, ऐसा नहीं किया जाता है। आप देखिए, अगर सिंपल डेली रूटीन लाइफ में आप अपना इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस आदमी क्यों कराता है, होने वाले लॉस से बचने के लिए, किसी प्रॉफिट के अरेंजमेंट के लिए नहीं करता है। तो अगर आप देखें तो ये कॉन्सेप्ट या ये कन्वेंशन तो आपकी डेली लाइफ में भी जुड़ा है कि अगर आपके घर में आप बचत करते हो किसी चीज के लिए, अपनी सेविंग्स करते हो, अपनी रेगुलर इनकम में से सेविंग्स करते हो, तो वो फ्यूचर में होने वाले किसी कंटिजेंसी, किसी अचानक से होने वाले एक्सपेंस से बचने के मतलब अरेंजमेंट्स कर रहे हो आप प्रेजेंट में, ठीक है ना। किसी ऐसा तो नहीं आप सोचते हो कि चलो कल हमारी 10 लाख की लॉटरी निकल आएगी तो आज हम बहुत सारा सामान परचेज कर लाते हैं मार्केट से। किसी होने वाले प्रॉफिट के लिए तो एजम्पशन नहीं करके चलते हो आप, ठीक है। तो उसी तरह यहां पे भी आपको बिजनेस में भी ये बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि आप प्रेजेंट प्रॉफिट से आप कुछ रिजर्व या कुछ अमाउंट अरेंज कर लीजिए अलग से फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से बचने के लिए, लेकिन सारे होने वाले प्रॉफिट्स के लिए, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट के लिए उसको इग्नोर करिए, कोई अरेंजमेंट्स उसके लिए नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही कहता है, लेकिन साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट इस बात पे हमको स्ट्रिक्ट नहीं करता है कि हमें ये करना ही करना है। वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इफ यू वांट टू डू सो यू कैन, अदरवाइज कोई ऐसा रिक्वायरमेंट या कोई ऐसी स्टिकनेस नहीं है कि आप इसको करना ही करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। और ये रिजर्व और प्रोविजन और ये फंड क्या होते हैं हम लोग किसी और कॉन्सेप्ट में, किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगला आता है हमारा फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, और इसी के साथ में एक और लिख रहा हूं
मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट या मटेरियलिटी कन्वेंशन। देखिए, ये फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन और मटेरियलिटी कन्वेंशन, ये दोनों मैंने साथ में इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ये एक ही चीज से रिलेटेड है, एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। अब ये कन्वेंशन हमको क्या कह रहे हैं ये देखना है हमको। देखिए, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, अपने अकाउंटिंग डेटा को के यूजर्स को, चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हों चाहे वो इंटरनल यूजर्स हों, उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, उनको पब्लिश करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन कह रहा है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन कि अकाउंट्स, अपने बिजनेस की छोटी से छोटी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप अपने यूजर्स को डिस्क्लोज करिए, सारी इंफॉर्मेशंस। ठीक, लेकिन वहीं पर मटेरियलिटी कन्वेंशन इसी कन्वेंशन को, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन को थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करता है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है। यह कहता है कि नहीं, आप सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मत करिए, सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होंगी सिर्फ वही डिस्क्लोज करिए। तो अगर मैं इसकी टैगलाइन की बात करूं तो फुल डिस्क्लोजर कहता है ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन, चाहे वो जितनी भी छोटी हो जितनी भी बड़ी हो, सारी इंफॉर्मेशन आप अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो अपने यूजर्स को, जो डेटा के यूजर्स हैं उनको डिस्क्लोज करिए सारी। और ये बोलता है सिर्फ रिलेवेंट जो है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को ही डिस्क्लोज करने का बोलता है मटेरियलिटी कन्वेंशन। जैसे अगर इसको एग्जांपल से हम समझें कि मान लीजिए कि बिजनेस में कोई स्टेशनरी मटेरियल खरीदा गया, ये मान लीजिए स्टेशनरी मटेरियल खरीदा गया, ये 500 रुपए का स्टेशनरी मटेरियल खरीदा गया, तो फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन कहता है कि आप बताइए कि इस 500 रुपए का जो स्टेशनरी मटेरियल खरीदा गया है उसमें कितने का पेपर खरीदा आपने, कितने का आपने एक पेन खरीदा, कितने का दूसरा पेन खरीदा, मतलब आप सारे आइटम के बारे में पूरी तरह से डिस्क्लोज करिए। जो कि मटेरियलिटी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपने स्टेशनरी आइटम में क्या क्या खरीदा है, कितना कितना, सिर्फ आप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमारी यह है कि स्टेशनरी के ऊपर 500 रुपीज एक्सपेंस हुए, 500 रुपए खर्च हुए, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप दीजिए कि सॉरी 500 रुपए हमारे स्टेशनरी पे खर्च हुए हैं। ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि आपने उस स्टेशनरी में क्या क्या खरीदा है। तो ये दोनों कन्वेंशन जो हैं या कॉन्सेप्ट हैं वो सिर्फ यही बताते हैं। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है सारी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो भी है वो अपने यूजर्स को डिस्क्लोज करिए, लेकिन ये कहता है मटेरियलिटी कन्वेंशन बोलता है नहीं, सिर्फ मटेरियल रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशंस हो यूजर्स के लिए सिर्फ वही उनको डिस्क्लोज किया जाए। अब मटेरियलिटी डिफरेंट टू डिफरेंट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए कि अगर अंबानी की जेब से 1000 रुपए 2000 रुपए गिर गए तो उनके लिए वो मटेरियल थिंग्स नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरी जेब से 2000 रुपए गिर गए तो मैं 5 दिन शायद खाना नहीं खा पाऊंगा, तो वो हमारे लिए मटेरियल है, मटेरियलिटी उसकी ज्यादा है, उसकी रिलेवेंसी हमारे लिए ज्यादा है। तो ये मटेरियलिटी आपका डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज कैसा है, वो मैटर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर टूल्स, छोटे मोटे जो टूल्स वगैरह हैं, वो अगर कोई छोटी वर्कशॉप है किसी चीज की, किसी मशीनरी की या किसी मोटर गाड़ी की छोटी वर्कशॉप है, तो जो छोटे मोटे टूल्स हैं वो उसके लिए मटेरियल हैं, वो मटेरियलिटी रखते हैं, वो उसके लिए रिलेवेंसी रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन एस्कॉर्ट जैसी अगर कोई बड़ी कार बनाने, मैन्युफैक्चर करने वाली कोई कंपनी है, तो छोटे मोटे जो टूल्स हैं उसके लिए मटेरियल नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है मटेरियलिटी कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग नेचर कैसा है, ठीक है। फिलहाल यहां पर यह समझने की जरूरत है कि फुल डिस्क्लोजर मुझे बताता है कि ऑल इंफॉर्मेशन
शुड बी डिस्क्लोज टू द यूजर्स, और मटीरियलिटी कन्वेंशन हमको ये बताता है ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट या अगला कन्वेंशन हमारा बोल रहा है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, या कॉन्सेप्ट भी आप कह सकते हैं। ये क्या कह रहा कंसिस्टेंसी कन्वेंशन? ये कन्वेंशन या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हमको इतना बोलता है कि किसी भी बिजनेस के जो अकाउंटिंग मेथड्स या अकाउंटिंग टेक्निक्स हो वो ईयर टू ईयर जो है एक जैसी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ऐसा करने के लिए इसलिए फोकस करता है ताकि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की कंपेरेबिलिटी है वो बनी रहे। अगर हम ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, टाइम एक छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे अगर हम अपनी अकाउंटिंग मेथड्स में, अकाउंटिंग टेक्निक्स में चेंज करते रहेंगे तो जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो कंपेरेबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी, वो हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करना है, दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है उनके एकेडमिक पार्ट को लेके, तो सबसे पहली कंडीशन ये जरूरी है कि दोनों जो स्टूडेंट हों वो एक ही स्टैंडर्ड के हों। मतलब अगर 8th स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट है तो दूसरा स्टूडेंट भी 8th स्टैंडर्ड का ही हो। ऐसा नहीं हो कर सकते हैं कि एक 8th स्टैंडर्ड का हो और एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। सेम स्टैंडर्ड शुड बी देयर फॉर द एनी कंपैरिजन। ठीक, दूसरी चीज है, अगर उनको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हमें कंपेयर करना है तो उनका वही सब्जेक्ट्स हमको लेने पड़ेंगे। ये नहीं कर सकते किसी के एक मैथ्स के मार्क्स और दूसरे के इंग्लिश के मार्क्स को हम कंपेयर करें। तो दूसरी कंपैरिजन के लिए दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी चीज हम ले रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। यहां भी देखिए सिमिलरिटी कितनी वैल्यू रख रही है कंपैरिजन के लिए। तीसरी चीज ये है कि जो उनको मार्किंग की गई है उस सब्जेक्ट में, दोनों 8th के हैं, दोनों की मान लीजिए हमने इंग्लिश के या अकाउंट्स के ही दोनों, सॉरी 8th में तो अकाउंट्स रहते नहीं है, चलिए हमने इंग्लिश के ही रिकॉर्ड उठा लिए, मार्क्स उठा लिए, तो ये भी जरूरी है कि जो उनकी मार्किंग स्कीम है, जो उनकी मार्किंग स्टाइल है वो सेम होनी चाहिए, तभी हम उनमें कंपेयर कर सकते हैं। अगर के एक कॉपी या एक को किसी दूसरे ने मार्क्स दिए हैं, एक को किसी दूसरे ने मार्क्स दिए हैं और उनकी मार्किंग स्कीम डिफरेंट है, मार्किंग मेथड्स डिफरेंट हैं, तो हम उन दोनों स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, सही क्राइटेरिया पे कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेरेबिलिटी बनाने के लिए क्राइटेरिया सेट रहे, इसीलिए ये कन्वेंशन बोलता है कि आपका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, अकाउंटिंग मेथड्स हैं, अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं, वो ईयर टू ईयर कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उसमें बहुत जल्दी चेंजेस नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा ये कन्वेंशन हमको ये कह रहा है कि फिर आपकी जो अकाउंटिंग है वो तो, अगर हम इस कन्वेंशन की माने तो हमारी अकाउंटिंग तो नॉन फ्लेक्सिबल हो जाएगी और जो नई इंप्रूव टेक्निक अगर कोई अकाउंटिंग की आती है तो हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो नहीं, ये कंसिस्टेंसी कन्वेंशन हमको इस बात के लिए छूट देता है, इस बात के लिए हमको रिलैक्स करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर कोई अकाउंटिंग टेक्निक्स या अकाउंटिंग मेथड्स आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को के डिस्क्लोजर में बेटरमेंट लाता है तो आप जरूर उसको अडॉप्ट करिए, अपने उस मेथड में चेंज करिए, और लेकिन चेंज करने के साथ साथ आप ये नोटिफाई करिए, आप ये जस्टिफाई करिए अपने अकाउंटिंग यूजर्स को कि हाँ, इन अकाउंटिंग मेथड्स में, इन अकाउंटिंग टेक्निक्स में चेंज ओवर्स किए गए हैं और इन चेंजेस को करने का रीजन ये है कि ताकि हम अपनी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको और बेटर तरीके से डिस्क्लोज कर सकें। तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी कन्वेंशन हमको इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक, ओके, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। लास्ट हमारा ये है 14, ऑब्जेक्टिविटी
देखिए वेरीफाइबल या ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, कुछ लोग इसको वेरीफाइबल या कुछ लोग इसको ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कहीं पिछले किसी कॉन्सेप्ट में जरूर इसका जिक्र आया होगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना कहता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो भी मेंटेन किए जाएंगे, जो भी अकाउंटिंग में डेटा रखा जाएगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाएगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। ये कहता है कुछ ना कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स जरूर होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट से मेरा क्या मतलब है, मतलब कि अगर मान लीजिए ये पेन हमने खरीदा है, जितने का भी खरीदा है, तो हमें अगर इसे अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है तो खरीदने के लिए इसको जो हमको रिसिप्ट मिली होगी, रसीद जो हमको इसकी मिली होगी, उसी के बेस पे हम उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन, और ये कॉन्सेप्ट हमको यही बताता है, अकाउंटिंग में एक छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन भी आपको अगर रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए कोई सोर्स डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो कोई आपके वाउचर होगा, या आपने जो रिसिप्ट दी होगी, या इनवॉइस दिया होगा, या आपने कहीं से गुड्स परचेज किए हैं तो उसकी रिसिप्ट होगी, या आपने कोई डिफरेंट एक्सपेंसेस किए हैं तो उसकी रिसिप्ट होगी। मान लीजिए आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हो तो वहां से जो आप पेट्रोल पंप से रिसिप्ट लेते हो तो उसकी रिसिप्ट होगी। अब अगर इसके लिए देखा जाए तो कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि मानिए प्यून से हमने 10 रुपए का पान मंगाया, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं समझने के लिए, तो उस पान वाले से 10 रुपए की रसीद थोड़ी लेंगे। वेरी ट्रू, इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस की कोई रिसिप्ट नहीं होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जिन पर्सन के थ्रू ये एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो एक एक्सपेंस वाउचर तैयार करता है, और उस एक्सपेंस वाउचर पे वो पूरा डिटेल लिखता है कि इस डेट को इतने रुपए का एक्सपेंस इनके थ्रू हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर एक सिग्नेचर अपने करता है जिसके थ्रू एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो वाउचर जो है उस सोर्स डॉक्यूमेंट के काम आ जाता है। तो ये वेरीफाइबल या ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट हमको यही कह रहा है कि छोटे से छोटी रिकॉर्डिंग भी अगर हमें अकाउंटिंग बुक्स में लिखनी है, छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन भी अगर हमें अकाउंटिंग बुक्स में लिखना है, तो एनी सोर्स डॉक्यूमेंट शुड बी देयर, वो बहुत मैंडेटरी है। उसके बगैर कोई भी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग बुक में नहीं की जानी चाहिए। इसका थोड़ा सा जिक्र हम लोगों ने हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड जब पढ़ा था तो हम लोगों ने इस बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। लेट मी रिमाइंड यू कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में बताया जाता है कि जब कोई एसेट आप खरीद रहे हैं तो उसकी एक्वायरिंग प्राइस पे उसको दिखाइए, ना कि उसकी मार्केट प्राइस पे दिखाइए, क्योंकि मार्केट प्राइस को वेरीफाई करने के लिए कोई सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास होता नहीं है। और दूसरा रीजन, मार्केट प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होती है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, ठीक है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट में जो मशीन हम एक्वायर करते हैं या जो अभी एसेट एक्वायर करते हैं उसके लिए आपको कुछ ना कुछ रिसिप्ट मिलती है, कुछ ना कुछ वाउचर, कुछ ना कुछ इनवाइस, कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट रहता है जिसके बेस पे आप उस कॉस्ट को बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आई होप आपको याद आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो हमारी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड, ये 3rd वीडियो है, तो आपने अगर पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पहले आप उसको देखिए, तो ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो आज ये हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप सारे कॉन्सेप्ट्स के वीडियो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ये दिस वन पार्ट 3, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।